हेलो गाइस, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। आज हम आपको बताएंगे एक सुंदर सा चैप्टर, क्लास 12 का चैप्टर है जिसका नाम है सतह रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो सुंदर सा चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, सतह रसायन, है ना। ठीक, पिछले क्लास में मैंने आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस किया है इसके बारे में, है ना। तो आज जो है डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या इसमें मतलब कौन कौन सी घटना घटती है, इन सब के बारे में आज से हम जो है प्रॉपर ढंग से कंटिन्यू शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री किसको कहते हैं यहाँ पे लिख दिया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या अंतराल पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, है ना। हमारे आसपास जितने भी सरफेस दिखते हैं, जो भी पृष्ठ हमको दिखता है ना, हर एक वस्तु में अपना अपना क्या होता है, पृष्ठ होता है ना, सरफेस होता है। तो उस सरफेस में कुछ ना कुछ क्या होता है, फिजिकल फिनोमिना होता है, कुछ ना कुछ परिघटना घटती है। उस परिघटना के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कौन सी परिघटना घटती है, क्या क्या होता है, इसके बारे में कहाँ पे अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर पे। यह है सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी कभी आपको 5 नंबर तक के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं है, केवल थ्योरी जैसा है, ठीक है। जहाँ पे और न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत ही सरल चैप्टर होता है, अपने आप में ये क्या है, एक फिजिकल केमिस्ट्री का भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम जिसका बात करेंगे वो है एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन, फिर कैटलिस्ट, और उसके बाद कोलाइडल स्टेट, है ना। एब्जॉर्प्शन के बारे में मैं केवल एक लाइन ही बताऊंगा, हाँ, थोड़ा सा बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। फिर प्रॉपर ढंग से हमको बात करना है किसके बारे में, एडजॉर्प्शन के बारे में, उसके बाद कैटलिस्ट के बारे में और कोलाइडल स्टेट के बारे में। क्योंकि पूरा चैप्टर जो है एडजॉर्प्शन को बताएगा, कैटलिस्ट को बताएगा और कोलाइडल स्टेट के बारे में क्या करेगा, वर्णन करता है पूरा चैप्टर, ठीक है ना। चलिए, ठीक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप लोग जो है ए बी और ए डी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। ए बी मतलब एब्जॉर्प्शन बोल रहा है, अवशोषण का बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए डी। जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है ना, उच्चारण जो है लगभग समान जैसा नहीं लगता है ना। अगर मैं स्पीड में बोलूँगा एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, हम विभेद नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होता है ये, और ये होता है एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा मैं परिभाषा बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर हम जो है एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बारे में अंतर भी देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर कोलाइडल स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी पृष्ठ पे होने वाली जो भी परिघटना है उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम जानते हैं कि सरफेस में एब्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन होता है ना। ठीक, ये सब परिघटना घटती है कि नहीं घटती है, कैसे घटती है, आगे हम जो है बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवशोषण, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली एक घटना है जिसमें गैस या द्रव ठोस पदार्थ के सतह एवं भीतर तक क्या होते हैं, समान रूप से विस्तृत होते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए मेरे पास क्या है, कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है ना, ठीक। कोई ठोस सरफेस है, कौन सरफेस है, ये ठोस है। ये जो सरफेस है क्या है, ठोस है या जो भी हो, ठीक है। एक वस्तु है, एक सरफेस का बात करेंगे, तो ये वाला भाग क्या है, उसका सरफेस है, ठीक। इसके आसपास कोई अन्य पार्टिकल आ गए, अन्य जो कण आ गए, ठीक है, वो इसके सरफेस पे भी आएगा। सरफेस के में आने के साथ साथ वो कहाँ चला गया, उसके भीतर तक क्या हो गया, चला गया। भीतर तक क्या होगा, विस्तृत हो गया, है ना, ठीक। इस ठोस पदार्थ के भीतर तक क्या हो गया, वो चला गया। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवशोषण, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए, जैसे बिस्किट ले लिए है ना, बिस्किट को यदि मैं चाय में डुबाता हूँ तो जो पानी के कण है, चाय में पानी होता है कि नहीं होता है, वाटर होता है ना, ठीक। तो वाटर के जो कण है बिस्किट के अंदर तक क्या हो गए, चले गए, है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो सिंपल बात है, कुछ नहीं, क्या है, यहाँ पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है जिसमें गैस या द्रव
ठोस पदार्थ के सतह एवं भीतर तक क्या होते हैं, समान रूप से, सतह उसके सतह से लेकर उसके अंदर तक क्या होंगे, समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिलेटेड टर्म्स, है ना। ठीक, तो अवशोषण के बारे में इतना ही कुछ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अधिशोषण के बारे में। किसके बारे में, अधिशोषण। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, परिभाषा आपको बताना था। ठीक है, फिर आगे हम जो है प्रॉपर ढंग से किसके बारे में बात करेंगे, एडजॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में, एडजॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन, ADAB। ठीक है ना, दोनों अलग चीज़ें हैं, समझे, मतलब कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, तो चलिए एडजॉर्प्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन का परिभाषा यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, किसी पदार्थ, है ना, कौन से पदार्थ का बात कर रहा है, ठोस हो चाहे द्रव हो, है ना, के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना तथा उस पर बने रहने की परिघटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण, है ना। अब एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई पदार्थ है। क्या है हमारे पास, क्या है, एक कोई पदार्थ है। पदार्थ का जैसा भी शेप हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये पदार्थ क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस। क्या बोला कि के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणु, कोई अन्य पदार्थ के अणु है, यहाँ पे आ गया, है ना। ये क्या करेंगे, इस ठोस पदार्थ के द्वारा क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित होने से उसके सरफेस पे ही क्या होंगे, ऐसे चिपकते जाएंगे। उसके सरफेस के चारों ओर क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से चिपकते जाएंगे। वो भीतर नहीं जाएंगे, उस पदार्थ के भीतर नहीं जाएंगे, वो कहाँ तक रहेंगे, केवल उसके सरफेस पे चिपकते रहेंगे। ठीक है ना, और अपनी सांद्रता को क्या करेंगे, वहाँ पे बढ़ाएंगे, और क्या करना चाहेंगे, वहीं पे बने रहने की कोशिश करेंगे, वहीं पे बने रहना चाहेंगे। इस परिघटना को हम क्या बोलेंगे, अधिशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिशोषण। समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। देखिए, कोई पदार्थ है, ठीक, पदार्थ के चारों ओर अन्य पदार्थ का जो अणु या पार्टिकल या कण है, वो आके क्या करते हैं, चिपक जाएंगे। ठीक है ना, और वहीं पे क्या होंगे, बने रहने की कोशिश करेंगे, बने रहना चाहेंगे। ठीक है, उसके भीतर नहीं जाएंगे। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिशोषण। ये जो बोर्ड दिख रहे हो ना, इस बोर्ड में क्या है, ये बोर्ड क्या है, ठोस है। ये बोर्ड क्या है, कोई ठोस है। इस पे धूल के कण आके क्या हुए हैं, जमा हुए हैं। धूल के कण क्या हुए हैं, आके बैठ गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अधिशोषण की घटना घट रही है। हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं में क्या होता है, अधिशोषण देखने को मिलता है। प्राय लगभग सभी वस्तु में हम क्या देखेंगे, अधिशोषण देखेंगे, क्योंकि सभी वस्तु के पास क्या होता है, सरफेस होता है ना। तो सरफेस का एक कॉमन फिनोमिना क्या होता है, अधिशोषण होता है, जो हर वस्तु में क्या होता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण। समझ में आया। ठीक, क्या बोला, किसी पदार्थ, है ना, के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का क्या होना, आकर्षित होना, और उस पे बने रहने की परिघटना को क्या कहते हैं, हम अधिशोषण कहते हैं। ठीक है ना, मेरा स्किन है, इस स्किन में भी आके धूल आके बैठता है कि नहीं बैठता है, मतलब स्किन में भी क्या होगा, अधिशोषण होगा। क्या होगा, अधिशोषण होगा। ठीक है, एक दूसरा परिभाषा और है यहाँ पे, देखिए, आणविक सतही बलों के कारण सतह पर सांद्रता की वृद्धि की घटना अधिशोषण कहलाती है। किसकी सांद्रता का बात कर रहा है, जो पार्टिकल आके किसी ठोस में क्या हो रहा है, किसी सरफेस पे आके क्या हो रहा है, चिपक रहा है। किसी पृष्ठ पर कोई अन्य पार्टिकल आके क्या हो रहा है, चिपक रहा है। किसके कारण, आणविक सतही बलों के कारण, है ना, और चिपकते जाएगा और अपनी सांद्रता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इस परिघटना को क्या बोलते हैं, हम अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अब एक चीज़ और समझिए। अब जो हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हम पिछले क्लास में हमने विलयन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, विलयन का बात किया था, है ना। विलयन में दो भाग होते हैं विलयन के, एक क्या होता है, विलेय होता है। क्या होता है, एक क्या होता है, विलेय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे इसको, सॉल्वेंट या सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और दूसरा क्या होता है, विलायक।
इसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट, है ना। तो विलियन को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन कब बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे एड्सॉर्प्शन के क्या होते हैं? एड्सॉर्प्शन के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 2 पार्ट्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक क्या होता है? एड्सॉर्बेंट। एक भाग को क्या बोलेंगे हम? एड्सॉर्बेंट। और दूसरे भाग को हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट। क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट। दोनों क्या चीज है इसके बारे में बताते हैं। चलिए, ठीक है। मैंने क्या बोला? एड्सॉर्प्शन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक भाग को मैं क्या बोलूंगा? एड्सॉर्बेंट। और दूसरे भाग को क्या बोलूंगा मैं? एड्सॉर्बेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिशोषक। क्या बोलेंगे? अधिशोषक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिशोष्य बोलेंगे। ठीक है, अब दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए, ठीक है। तो एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? अधिशोषक। और क्या बोला एड्सॉर्बेंट के बारे में? देखिए, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है। जिनकी सतह पर क्या होता है? अधिशोषण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक, या फिर क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट। ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे सिलिका जेल हो गया, मतलब दैनिक जीवन का एग्जाम्पल देके बोल रहा है। जैसे सिलिका जेल हो गया, सिलिका जेल किसकी तरह काम करता है? अधिशोषक की तरह काम करता है। उसी प्रकार से सक्रियत चारकोल हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम जेल हो गया, मिट्टी हो गया, कोलाइडी और कुछ धातुएं, है ना, किसकी तरह काम करते हैं? अधिशोषक की तरह काम करते हैं, है ना। अभी एग्जाम्पल बताएंगे अधिशोषक का, तो ये सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये बोर्ड देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है? डिजिटल बोर्ड है ना। ये डिजिटल बोर्ड में क्या है? एक सरफेस है, एक सॉलिड सरफेस है कि नहीं है ना। इस पे आके जो है धूल क्या हुए हैं? चिपक गए हैं। तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा है? अधिशोषण की घटना घट रही है। कौन सी घटना घट रही है? अधिशोषण की। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डिजिटल बोर्ड का जो सरफेस है ना, वो क्या कहलाएगा? अधिशोषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिशोषक। और यहाँ पे जो धूल है वो क्या कहलाएगा? धूल के कण क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। अधिशोष्य के बारे में परिभाषा देख लीजिए, एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे द्रव या गैसीय पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं। अधिशोषक पे जो आके क्या होता है? चिपकता है। अधिशोषक पे जो क्या होता है? आकर्षित होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं? अधिशोष्य। इंग्लिश में एड्सॉर्बेट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जल वाष्प हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, स्याही हो गया, इत्यादि। ठीक है ना। आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलेंगे। चलिए, आप घर में जाना, ठीक है, घर में जाना और एक चौक लेना, जो बोर्ड में लिखते हैं वो वाला चौक। ठीक है, फिर स्याही लेना। स्याही आपको जनरली पेन से मिल जाएगा। ठीक है, उसको पानी में डालना, पानी में क्या करना? घोलना। ठीक है, उसके बाद उसमें चाक को डाल देना। तो कुछ देर बाद देखना कि चौक में जो है स्याही आके चिपक जाएगा। चौक के सरफेस पे क्या होगा? स्याही जो है चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्याही और चौक के बीच क्या हुआ? अधिशोषण होगा। क्या होगा? स्याही और चौक के बीच क्या होगा? अधिशोषण होगा। मतलब स्याही किस पे चिपक गया? चौक के सरफेस पे। उसके भीतर गया क्या? उसके भीतर नहीं गया है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करना। और दूसरा, यहाँ पे साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होगा। क्या होगा? अवशोषण भी होगा। कैसे? अब शुरू में हमने तो स्याही को पानी से मिलाया था। किससे मिलाया था? पानी से। तो स्याही में जो चौक है ना, चौक को उस विलियन में मैंने डुबाया था, तो पानी जो है चौक के भीतर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? भीतर तक जाएगा। मतलब पानी का क्या होगा? चौक में अवशोषण होगा, और स्याही का क्या होगा? अधिशोषण होगा। स्याही का क्या होगा? अधिशोषण होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करना। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे जल वाष्प का क्या होता है? देखिए, जो सिलिका जेल होता है ना, वो सिलिका जेल क्या करता है? जल वाष्प को क्या करता है? अधिशोषित कर लेता है। किसको अधिशोषित कर लेता है? जल वाष्प को। ठीक है, जल वाष्प का कहने का मतलब आर्द्रता या नमी का बात करें, मॉइस्चर का बात करें, नमी का, है ना। वातावरण में जो नमी होते हैं ना, उसको सिलिका जेल क्या करता है?
क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, उन सब में क्या होता है, लगा रहता है। मेडिसिन हो गए, दवाई हो गए, उनके साथ सिलिका जेल देता है इतने छोटे छोटे पुड़ियों में, ठीक है। तो यहाँ पे अधिशोषण करने के लिए वो सब चीज़ें जो है देता है। तो ये सब क्या है, दैनिक जीवन में अधिशोषण का अनुप्रयोग है, ठीक है। चलिए, ठीक, तो समझ में आया। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, ऐसे द्रव्य या गैसीय पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर क्या होते हैं, चिपकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषक कहते हैं, एड्सॉर्बेट, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। चलिए देखिए डायग्राम को। यहाँ पे ये वाला डायग्राम किसको शो कर रहा है, अवशोषण को। ये वाला किसको शो कर रहा है, ये वाला हिंदी में बोलेंगे इसको अधिशोषण, इसको क्या बोलेंगे, अवशोषण, है ना। इसको बोलेंगे अवशोषण, इसको बोलेंगे अधिशोषण। तो अवशोषण में क्या हो रहा था, देखो ये क्या है, कोई सॉलिड पदार्थ है ये वाला, ठीक है ना। इस सॉलिड पदार्थ में जो कण देख रहे हो ना, वो कहाँ चला गया, भीतर तक चला गया है। कहाँ तक चला गया है, भीतर तक। इसीलिए इसको क्या बोला मैंने, अवशोषण बोला, है ना। परिभाषा से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ, उसमें अन्य जो पार्टिकल है उसके भीतर तक क्या होते हैं, चले जाएं, उसके भीतर तक यदि चले जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे, ठीक है। उसके उसी अनुसार क्या होगा, उसी के जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन हो गया, है ना। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो बाह्य पदार्थ है ना, ये क्या है, सॉलिड पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, इसके बाह्य कौन आ गया, इधर से कोई अन्य पार्टिकल, दूसरे पदार्थ का क्या आ गया, पार्टिकल आ गया। तो ये जो पार्टिकल है वहाँ पे उसके सरफेस पे आके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ है, केवल सरफेस पे ही क्या हुआ है, चिपका हुआ है। कहने का मतलब है जो अधिशोषण है वो सतही घटना है। कौन सी घटना है, केवल सतह तक ही क्या रहेगा, सीमित रहेगा। अधिशोषण में पदार्थ जो है भीतर तक नहीं जाएंगे। कहाँ तक सीमित रहेंगे, केवल सरफेस तक, बाह्य सतह तक, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये लाल लाल कलर के, वो कहाँ पे आके चिपक गए हैं, उसके सतह पे ही आके क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला था, एड्सॉर्बेंट नाम दिया था कि नहीं दिया था। तो ये जो पदार्थ है जिस पे अधिशोषण की घटना घट रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट, है ना। और जो एड्सॉर्बेट का मतलब अधिशोष्य, है ना। जो अधिशोषक है उसकी सतह पे जो पदार्थ आके क्या होता है, चिपक जा रहा है, बैठ रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट, अधिशोष्य, ये अधिशोषक, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। मान के चलिए ये क्या है, ये चारकोल है। ये क्या है, चारकोल है। नहीं, चारकोल के नहीं, हम सिलिका जेल समझते हैं। क्या समझते हैं, सिलिका जेल। चलो इसको सिलिका जेल मान लिए। ये क्या है, मान के चलिए क्या है, मान लीजिए ये वाला भाग क्या है, सिलिका जेल है। और ये जो पार्टिकल है वो क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर मतलब नमी, क्या, नमी, हिंदी में लिख देता हूं, जल है। क्या है, जल के कण है। किसके कण है, जल के कण। तो ये सिलिका जेल पे जल के कण क्या हो गए, आके चिपक गए हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों टर्म समझ में आया, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट। जहां पे जिस सतह पे क्या होता है, अधिशोषण की घटना घटती है, उस सतह को हम क्या बोलेंगे, अधिशोषक, एब्जॉर्बेंट, क्या, एड्सॉर्बेंट। और जिसका अधिशोषण हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट दो चीजें है ना, कभी भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जिसका अधिशोषण हो रहा है उसको हम क्या बोले, अधिशोष्य या एड्सॉर्बेट। और जिस पर क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एड्सॉर्बेंट या अधिशोषक बोल रहे हैं, ठीक है। इतना बात है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और टर्म है, देखिए अधिशोषण के बारे में, बराबर दिख रहा है आपको। चलिए पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का बात कर लेते हैं, ठीक। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता से आंतरिक शेष भाग क्या हो, अधिक होती है, तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहते हैं, हम धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या बोले हैं, बल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्क। कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है, इसके आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं,
बल्क। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बल्क। ये कोई मान के चलिए क्या है? सरफेस है। इसके आंतरिक भाग को हम क्या बोलेंगे? बल्क या फिर भीतरी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्क या भीतरी भाग। और ये वाला जो ये इस पदार्थ के बाहर भाग क्या होता है? सरफेस होता है। क्या होता है? क्या होता है? सरफेस। तो बल्क में क्या होता है? बल्क वाले भाग में क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? और सरफेस पे क्या होता है? अधिशोषण होता है। इतना चीज बता चुके हैं। अब एक चीज ये वाला लाइन समझिए। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक की सांद्रता आंतरिक शेष भाग बल्क से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे? इस प्रकार के अधिशोषण को क्या बोलते हैं हम? धनात्मक अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है ना? जितना भाग उसके बल्क में है, जितना भाग उसके बल्क में है उससे ज्यादा इधर क्या हो? उससे ज्यादा इधर क्या हो? अधिशोषक की मात्रा हो। क्या हो? उसके सरफेस में क्या हो? अधिशोष की मात्रा हो। इस प्रकार के अधिशोषण को हम क्या बोलेंगे? धनात्मक अधिशोषण बोलेंगे। समझ में आया? जितना उसका बल्क का भाग है ना, उससे ज्यादा सांद्रता कहाँ का है? अधिशोषण का है, अधिशोष्य का है। किसका है? अधिशोष्य की मात्रा क्या है? ज्यादा है। किसकी तुलना में? बल्क की तुलना में। तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है? उसी इसके जस्ट उल्टा होगा ऋणात्मक अधिशोषण। यहाँ पे देख लीजिए, ऋणात्मक अधिशोषण में इसके क्या होगा? जस्ट उल्टा होने वाला है। देखिए, निगेटिव एड्सॉर्प्शन या ऋणात्मक अधिशोषण। यहाँ पे क्या होगा? अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता शेष आंतरिक भाग की तुलना में क्या हो? कम हो। तो इसे क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक या निगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है? समझिए, ये क्या है? कोई पदार्थ है। ये वाला फिर से क्या बोले? बल्क बोले। क्या बोले? बल्क। बल्क का मतलब भीतरी भाग। ठीक है ना? तो भीतरी भाग का जो मात्रा है वो क्या है? ज्यादा है। और उसके बाहरी भाग में अधिशोष्य की मात्रा क्या है? कम है। तो इस प्रकार की सांद्रता को हम क्या, इस प्रकार के अधिशोषण को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण। भीतरी भाग का मात्रा ज्यादा है और उसके बाहर में सरफेस में अधिशोष्य की मात्रा क्या है? कम है। तो इस अधिशोषण को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण बोलेंगे। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं कुछ। ठीक है? आप एग्जाम्पल देख लीजिए। किसका एग्जाम्पल? अधिशोषण का उदाहरण। ऊपर दिखाई दे रहा है? चमक तो नहीं रहा है ना? चलिए, चमकता है। एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। चलिए, ठीक, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ये वाला। कब पढ़ा था? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आपको समझा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ये वाला चीज आपको बताया था कि प्लेटिनम जो धातु होता है, प्लेटिनम का ब्लेड नहीं होता था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, है ना? उसमें हाइड्रोजन गैस का क्या होता था? अधिशोषण होता था। किसका अधिशोषण होता था? हाइड्रोजन गैस का क्या होता था? अधिशोषण होता था। याद कीजिए। ठीक है? देखिए, प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, ठीक है ना? ये क्या है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है किसका? अधिशोषण का। ठीक है ना? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता था? जो प्लेटिनम धातु है वो किसको अधिशोषित करता था? हाइड्रोजन गैस को। किसको? हाइड्रोजन गैस को। और वहां पे जो प्लेटिनम है वो किसकी तरह काम कर रहा है? अधिशोषक की तरह। और जो हाइड्रोजन गैस है वो किसकी तरह काम कर रहा है? अधिशोष्य की तरह क्या करता है? काम करता है। समझ में आया? ठीक, चलिए उसी प्रकार से अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास। एक दूसरा एग्जाम्पल है, कहाँ गया? सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का क्या? अधिशोषण, है ना? सिलिका जेल का उपयोग कहाँ करते हैं हम? किसी भी मतलब कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया या दवाई हो गया, वहाँ पे छोटे छोटे पुड़ियों में क्या होता है? सिलिका जेल होता है। क्या होता है? सिलिका जेल होता है। ठीक है? दिखाते हैं सिलिका जेल। ये इस प्रकार से पुड़ियों में क्या होता है? सिलिका जेल होता है। ठीक है? इसको निकाल के दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है? ये क्या होता है? सिलिका जेल होता है। ये क्या करता है? नमी को या जल वाष्प को, वातावरण में जो नमी होता है ना, उसको क्या करता है? अधिशोषित कर लेता है। ठीक है? ताकि जो डिवाइस है या फिर दवाई है वो नमी के कारण जो है खराब ना हो। ठीक है? इस प्रकार छोटे छोटे पुड़ियों में भी मिलता है ना? ये बड़े डिवाइस के लिए है। ये जो सिलिका जेल है इसके लिए आया था। ये जो बोर्ड है ना, इसके लिए आया था।
है ना। ये बॉक्स के अंदर बंद था और उसमें क्या था, इस सिलिका जेल का छोटा छोटा पूरी जो है रख दिया गया था, ताकि बाहर जो नमी है वातावरण में वो इस डिवाइस को जो है खराब ना करे। ठीक है, तो सिलिका जेल का उपयोग किस लिए होता है, अधिशोषण के लिए। किसके लिए, अधिशोषण। किसका अधिशोषण होता है यहाँ पे सिलिका जेल से, नमी का। नमी में क्या होता है, पानी होता है, नहीं पानी का कण होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए, तो वहाँ पे जो सिलिका जेल है वो किसकी तरह काम करता है, अधिशोषक की तरह। किसकी तरह, सिलिका जेल किसकी तरह काम करेगा, अधिशोषक की तरह। और जल वाष्प किसकी तरह काम करेगा, अधिशोष्य की तरह। समझ में आ रहा है। चलिए, ये हो गया एक एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया गैस जो है चारकोल के द्वारा क्या होता है, अधिशोषित होता है। किसके द्वारा होता है, चारकोल के द्वारा अधिशोषित होता है। मतलब अमोनिया गैस किसकी तरह काम करेगा, अधिशोष्य। और चारकोल किसकी तरह काम करेगा, अधिशोषक की तरह। किसकी तरह, अधिशोषक की तरह। ठीक है ना। टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अधिशोषण अलग बात है, अधिशोषक अलग है, अधिशोष्य अलग है। ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। ठीक है ना, ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन का भाग होता है क्या, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। ठीक है ना। दोनों चीज रहेगा तभी तो अधिशोषण होगा कि नहीं होगा। अगर उसमें से एक चीज नहीं रहेगा तो अधिशोषण होगा क्या, नहीं होगा ना। हमारे आसपास जितने भी जो सतह दिखते हैं वस्तुओं के, वहाँ पे एक सतह जो है एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है और दूसरी सतह जो है किसकी तरह काम करता है, एड्सॉर्बेट की तरह काम करता है। ठीक है, वो टेबल देख रहे हो ना, उस टेबल को ध्यान से देखो, वहाँ पे धूल बैठा है कि नहीं बैठा है, धूल बैठा है ना। तो धूल के कण किसकी तरह काम कर रहा है, अधिशोष्य, एड्सॉर्बेट की तरह काम कर रहा है। और टेबल का सरफेस अधिशोषक की तरह काम कर रहा है, एड्सॉर्बेंट की तरह काम। ठीक है ना। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, अधिशोषण की घटना घट रही है। प्राय सभी वस्तुओं में हमारे आसपास सभी जगह क्या होता है, एड्सॉर्प्शन का जो है क्या होता है, परिघटना घटती है। ठीक। और एक चौथा एग्जाम्पल है, सुंदर एग्जाम्पल है, स्याही और चौक में क्या होता है, अधिशोषण होता है। आपको बोला घर जाके प्रैक्टिकल करने के लिए, तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है आप घर में जाके जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। क्या करना है आपको, चौक लेना है ना, और स्याही को जो है पानी में मिला देना है और चौक को डुबा देना है उस पर। ठीक है ना। तो चौक जो है पूरे स्याही के रंग को क्या करेगा, अधिशोषित कर लेगा और पानी को अवशोषित कर लेगा। मतलब पानी का अवशोषण होगा और चौक स्याही का क्या होगा, अधिशोषण होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन बात होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलो अब कुछ और चीज़ों के बारे में बताते हैं। डिसॉप्शन होता है, एक और घटना घटती है, डिसॉप्शन। क्या होता है, डिसॉप्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, विशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलता है, यह अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या होती है, अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया होती है ना। इसको जो है निम्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ से या उस सतह से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशोषण। ठीक है ना, समझ में आया। अधिशोषण के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, ठीक है। वो टेबल देख रहे हो, टेबल में भी धूल के कण आगे क्या हुआ है, चिपका हुआ है। पहले मान के चलिए, पहले टेबल क्या था, फ्रेश था। क्या था, टेबल की कल्पना कीजिए, वहाँ पे दिख भी रहा है टेबल। जो टेबल है उसका जो सरफेस है फ्रेश है अभी, है ना। कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद धूल के कण क्या होंगे, वहाँ पे आके बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है ना। मतलब कौन सी घटना घटेगी, अधिशोषण होगा। ठीक है ना। अब उस धूल के कण को वहाँ से क्या कर दे हैं, हटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो अधिशोषण के विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो उस विपरीत प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विशोषण बोलेंगे, डिसऑप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया। ठीक है, चलो समझते हैं, डायग्राम से थोड़ा समझिए इसको। ये क्या है, अरे यार कहाँ चला गया, ये क्या है हमारे पास, ये कोई क्या है हमारे पास, पदार्थ है। ये हमारे पास क्या है, टेबल का सरफेस है, मान के चलिए। किसका सरफेस है, टेबल का। ये क्या है, धूल के कण है। धूल के कण आए,
है ना, इससे आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगता है, तभी तो ये घटना घटती है ना, कि ऑटोमेटिकली होगा। कुछ ना कुछ बाह्य बल काम करता है, दोनों पदार्थ के अणुओं में, दोनों पदार्थों के मध्य कुछ ना कुछ बाह्य बल काम करता है, आकर्षण होता होगा, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना। तो आके जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कण है, धूल कण, वो क्या हो गया, यहाँ पे आके बैठ गए, है ना। तो इस प्रक्रिया को मैंने क्या बोला, अधिशोषण बोला। क्या बोला, अधिशोषण बोला। क्या बोला, अधिशोषण। पूरे सरफेस पे क्या हो रहा है, धूल के कण जो है आके चिपक रहे हैं टेबल पे, ठीक है। क्या, कौन सी घटना घट रही है, अधिशोषण। यदि मैं इस धूल के कण को क्या कर दूं, यहां से हटा दूं, क्या कर दूं, हटा देता हूं। धूल के कण जो है टेबल पे आके चिपक रहे हैं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, अधिशोषण। और यदि इसी धूल के कण को मैं यहां से हटाता हूं, है ना, धूल के कण किसकी तरह काम कर रहे हैं, अधिशोष्य, और जो टेबल का सरफेस है वो अधिशोषक है। तो अधिशोष्य को क्या करता हूं मैं, अधिशोषक की सतह से क्या करता हूं, हटाता हूं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, विशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशोषण। विशोषण मतलब हटाना, और अधिशोषण मतलब आके वहां पे चिपकना। समझ में आया, बहुत सरल बात है, ठीक है। तो ये जो है छोटे छोटे परिभाषाएं आपको जो है पूछ सकता है, ठीक। और एक चीज और समझिए, विशोषण हम कब कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अधिशोषण के पश्चात विशोषण की प्रक्रिया जो है गर्म करके या दाब कम करके क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये है विशोषण बनाने, विशोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये हो गया, नोट करके इसको भी लिख लेना। चलिए अब एक और टर्म आता है हमारे पास, क्या, सॉप्शन करके। क्या करके, सॉप्शन। सॉप्शन का मतलब है शोषण। क्या, शोषण, ठीक। अब शोषण में क्या होगा, अधिशोषण भी होगा और अवशोषण भी होगा। शोषण में क्या होगा, अधिशोषण भी होगा और अवशोषण भी होगा। देखिए वह घटना जिसमें अधिशोषण के साथ साथ क्या होगा, अवशोषण भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। मान के चलिए हमारे पास क्या है, ये पदार्थ है, हमारे पास क्या है, ये पदार्थ है। पहले इस पदार्थ के सरफेस पे क्या होगा, बाह्य कण आके क्या हो गए, बाह्य पदार्थ आके क्या हो गए, बाह्य अन्य पदार्थ आके चिपक गए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिशोषण हुआ। क्या हो रहा, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे अधिशोषण हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, अधिशोषण। कुछ देर बाद यही कण जो है क्या होंगे, इसके भीतर भाग में चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे, भीतर भाग में चले जाएंगे। तो भीतर भाग में चले जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि पदार्थ भीतर तक चले जाते हैं, जो कण है वो भीतर तक चले जाते हैं तो अवशोषण, और वो सरफेस तक ही टिके रहते हैं तो अधिशोषण। यदि ये दोनों प्रक्रिया एक साथ हो तब इसको क्या बोलते हैं, हम शोषण बोलेंगे। दोनों प्रक्रिया क्या हो, एक साथ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, शोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शोषण, ठीक है। ये होता है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो ये परिभाषा समझ में आ रहा है ना, ठीक। ये सारी जो घटनाएं हमारे डेली लाइफ में होता है, हम आंखों में देखते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो है आप इस चीज़ को समझ गए ना। अब कोई भी इस प्रकार की घटना आपको दिखता है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे अधिशोषण हो रहा है या फिर अवशोषण हो रहा है, ठीक है ना। बिस्किट खाते हो तो कभी सोचे थे कि कौन सी घटना घट रही होगी, जैसे बिस्किट खाते हैं ना चाय में डाल डाल के, ठीक है। तो वहाँ पे अब सोचना, अब जान गए ना, पहले नहीं जानते थे कि पानी उसमें चला गया, भीग गया बिस्किट, ऐसा सोचते थे कि नहीं सोचते थे। लेकिन वो क्या है, भौतिक घटना है कि नहीं है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हर चीज़ के पीछे क्या होता है, साइंटिफिक लॉजिक होता है, उसका स्पेशल साइंटिफिक टर्म होता है, समझे। उसका स्पेशल क्या होता है, साइंटिफिक टर्म होता है, ठीक। चलिए देखिए विशोषण का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, पहले चारकोल की सतह पर क्या होता है, एकत्रित होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है चारकोल की सतह पर क्या होता है, एकत्रित होता है, ठीक है ना। कुछ देर बाद क्या होगा, वही जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे चला जाएगा, उसके भीतर तक चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, भीतर तक। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हाइड्रोजन पहले चारकोल की सतह पर क्या होता है, एकत्रित होता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण कहते हैं या एडजॉर्प्शन कहते हैं। किंतु बाद में धीरे धीरे वहाँ चारकोल के भीतर तक विस्तृत होता है। कहाँ तक होता है, भीतर तक, बल्क तक चला जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, है ना। इस तरह से हाइड्रोजन का चारकोल द्वारा अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोप्शन या शोषण कहते हैं।
ठीक है ना, ये होता है। अच्छा एग्जाम्पल समझ में आया। शोषण क्या होता है, अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं क्या होती है, साथ साथ चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शोषण कहते हैं। ठीक, एक और चीज होता है हमारे पास, एक और टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन। क्या बोलेंगे, या अधिधारण। ये जो है अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का अधिशोषण ही होता है। ठीक है ना, ये जो है अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का अधिशोषण होता है। अधिशोषण का एक विशेष स्थिति है, स्पेशल कंडीशन है। ठीक है ना, क्या होता है देखो, जब गैस किसकी तरह काम करेगा, कोई गैस जो है अधिशोषक की तरह काम करता है और कोई धातु जो है अधिशोषक की तरह काम करता है, तब उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, अधिधारण बोलेंगे। ये भी अपने आप में क्या होता है, अधिशोषण ही होता है। क्या होता है, ये भी अपने आप में क्या होता है, अधिशोषण ही होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, किसका बात कर रहे हैं, गैस और धातु का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, गैस और धातु। तो गैस यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, अधिशोष्य की तरह काम करेगा। किसकी तरह, अधिशोष्य। और जो धातु है वो अधिशोषक की तरह। किसकी तरह, लिखने नहीं बन रहा है, समझ जाइए। ठीक है ना, अधिशोषक लिखा हूं, इस चीज को समझ जाइए, बोल तो रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गैसों का धातु द्वारा क्या होना, शोषित होना क्या कहलाता है, अधिधारण कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है ना। किस कंडीशन में, कंडीशन क्या बोला, यदि धातु और गैस के मध्य क्या होता है, अधिशोषण होता है। क्या होता है, यदि धातु और गैस के मध्य क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, तो उसको उस कंडीशन में उसका स्पेशल नाम क्या है, स्पेशल नाम क्या बोला हमने, अधिधारण बोला। क्या बोला, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, यदि अधिशोष्य, उस अधिशोषण की प्रक्रिया में यदि अधिशोष्य क्या है, गैस है, और अधिशोषक क्या है, धातु है, तब उसके लिए हम स्पेशल टर्म क्या यूज करते हैं, ऑक्लूजन। क्या बोलते हैं, ठीक है ना, अधिधारण बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, प्लेडियम के संपर्क में हाइड्रोजन गैस का क्या होना, शोषण होना। क्या होना, शोषण होना। ठीक है, इस प्रकार से। तो समझ में आया। चलिए आगे बात करें, कुछ डायग्राम को दिखाते हैं आपको। चलिए चलो, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला डायग्राम में समझिए, यहाँ पे हो रहा है अधिशोषण, यहाँ पे हो रहा है अवशोषण, और यहाँ पे दोनों हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है, और अधिशोषण भी हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, समझे। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पदार्थ जो है सरफेस पे अभी आके चिपक रहे हैं, है ना। कोई ठोस पदार्थ है, उसमें बाहर जो पदार्थ है उसके सरफेस पे आके चिपक गए हैं। कुछ देर बाद वो उसके भीतर भी चले गए हैं। कहाँ पे चले गए हैं, तो क्या क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो इस परिघटना को क्या बोलेंगे हम, सॉर्प्शन, या क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म है। ठीक ठीक, यहाँ पे क्या बोला, प्रोसेस ऑफ, इस फिगर का नाम है प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन है, फिर एब्जॉर्प्शन है और सॉर्प्शन है। ठीक है, क्रमशः है ये सब चीज़ें। ठीक, चलिए चलो इन सारी चीज़ों को एक बार और आपको समराइज करें, जितने भी बात है उसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एक बार समझे क्या। चलिए सबसे पहले एडजॉर्प्शन को समझते हैं। किसको समझते हैं, सबसे पहले किसको समझते हैं, एडजॉर्प्शन को। हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, वही सरफेस को एक बार इधर फिर बनाता हूँ, उसी सरफेस को मैं इधर फिर से एक बार बनाता हूँ। ठीक है ना। चलिए मान लीजिए ये क्या है, कोई सरफेस है, धूल के कण इधर घूमते घामते आ गए किसके पास, इस ठोस के पास। किसके पास, इस ठोस के पास। एक ठोस का क्या है, सत्ता है। क्या है, सत्ता है। ये जो धूल के कण है आएंगे, कुछ ना कुछ इन दोनों के मध्य बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आने से क्या हो जाएगा, इसके सतह पे वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक, और कहाँ पे रहेंगे, केवल सतह पे ही रहेंगे। क्या होंगे, सतह पे रहेंगे, और सतह पे अपना जो है क्या बनाते रहेंगे, सतह पे अपनी सांद्रता को क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, आके चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। ठीक है ना। देखो शुरू में जो है ये जो अधिशोषण की प्रक्रिया है ना, वो क्या होगा, फास्ट रहेगा। क्या रहेगा, फास्ट, क्योंकि शुरुआत में ये जो सतह है पूरी तरह क्या है, खाली है। क्या है, खाली है, तो बहुत स्पीड से चलेगा,
है ना। जैसे जैसे ये जो सतह है वो क्या हो जाएगा, भरते जाएगा, क्या हो जाएगा, भरते जाएगा। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है क्या हो जाएगा, धीमी होती जाएगी, क्या होती जाएगी, धीमी। तो शुरू में अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, फास्ट होती है, लास्ट में आते आते क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, धीरे होते जाता है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, लास्ट में धीरे से कम होती जाती है, ठीक है ना। ठीक, तो अधिशोषण जो है शुरुआत में फास्ट होता है और बाद में धीरे हो जाता है, ठीक है ना। इनिशियली इंक्रीजेस एंड, है ना, बाद में क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है ये प्रक्रिया, ठीक। क्यों, क्योंकि बाद में जगह ही नहीं बचता, उसको सतह ही नहीं, खाली नहीं मिलता है, ठीक। ये होता है अधिशोषण। और अधिशोषण क्या होता है, अपने आप में स्वतः प्रक्रिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस या स्वतः प्रक्रिया होता है, ठीक। चलिए अब मान के चलिए मैं इसी जो पार्टिकल, अच्छा हाँ, ये जो धूल के कण है क्या कहलाएंगे, अधिशोषक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। और ये जो पदार्थ हो क्या कहलाएंगे, अधिशोषक। समझ में आया, ठीक। अब मान के चलिए अधिशोष्य को मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्या करता हूँ, हटाता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अभिशोषण बोलूँगा। क्या बोलूँगा, क्या बोलेंगे उसको हम, विशोषण बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यदि कोई बाह्य पार्टिकल किसी ठोस में आके चिपकता है तो उसको अधिशोषण, और वहाँ से अगर हम निकालते हैं, हटा देते हैं तो विशोषण, सिंपल बात, ठीक। अब बात करते हैं अवशोषण के बारे में। किसके बारे में, अवशोषण में क्या होता है, कोई पदार्थ है वो उसके सतह पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, उसके सतह के साथ साथ वहाँ पे चला गया, वो भीतर भी चला गया। कहाँ पे चला गया, उसके पहले तो सतह पे टकराएगा ही टकराएगा ना, कि डायरेक्ट भीतर में जाएगा, जादू से गायब हो गए भीतर चला जाएगा, क्या नहीं ना, सरफेस से होते हुए तो भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। तो यदि कोई बाह्य पार्टिकल किसी पदार्थ के भीतर चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, भीतर तक, और भीतर तक चले जाके कहाँ होता है, समान रूप से सभी क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाता है, समान रूप से वितरित होता है। इस परिघटना को क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे। भीतर तक जाएगा तब अवशोषण, ठीक है, ठीक। अब तीसरा केस और क्या है, यदि अधिशोषण होता है, सबसे पहले क्या हो गया, किसी पदार्थ का, किसी कण का क्या हो गया, अधिशोषण हुआ। अधिशोषण के बाद कुछ समय बाद धीरे धीरे वो कहाँ पे चला गया, भीतर चला गया। कहाँ पे चला गया, भीतर तक चला गया। तब इसको हम क्या बोलेंगे, शोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शोषण बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, अधिशोषण प्लस अवशोषण, अधिशोषण प्लस अवशोषण। यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, शोषण। अब एक और कंडीशन बताया थे आपको, ऑक्लूजन करके, क्या करके, ऑक्लूजन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिधारण। मान के चलिए क्या होता है, मान के चलिए जो पदार्थ है ना, ये क्या है, धातु है। क्या है ये, धातु है। धातु, यहाँ पे ये पदार्थ किसकी तरह काम कर रहा है, अधिशोषक की तरह। किसकी तरह, अधिशोषक की तरह। और यहाँ पे कोई गैस, क्या हो रहे हैं, गैस आ रहा है, गैस के कण आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उसके सरफेस पे चिपक रहे हैं, तो गैस क्या हो गया, अधिशोष्य हो गया। क्या हो गया, अधिशोष्य, है ना। तो यदि अधिशोषण में अधिशोषक क्या है, धातु है, और अधिशोष्य क्या है, गैस है, तब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अधिधारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिधारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिधारण, इस प्रकार से, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ें। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। क्या, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो सुन लीजिए क्या क्या होता है अधिशोषण अवशोषण में। अधिशोषण क्या है, सतही घटना है। कौन सी घटना है, सतह, पृष्ठीय घटना होता है। अधिशोषण कौन सी घटना होता है, पृष्ठीय घटना। और अवशोषण कौन सी घटना होती है, भीतर तक होने वाली घटना, बल्क फिनोमिना बोलेंगे, है ना। अधिशोषण सरफेस फिनोमिना और अवशोषण बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक। चलिए समझते हैं इसके बारे में।